नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निषाद ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज मैं जो है आप लोगों के सामने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी के। ठीक है, तो हिंदी का महा चैलेंज एक क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसमें आपसे यहाँ पर प्रश्न लगाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के एक कोने पर आपके सामने प्रश्न लगाया जाएगा। प्रश्न लगाने के लिए हमारी टीम जो है तैयार है। यहाँ पे प्रश्न लगाएगी और उसके बाद जो है मैं उत्तर उसका बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे हाथ में एक मोबाइल है। प्रश्न तो यहाँ पे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, यहाँ पे प्रश्न लगेगा, उसके बाद आपका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आपके लिए मेहनत करते हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन सीरीज जो होगा हिंदी का, इस क्वेश्चन सीरीज में जो होगा वह जो है अलंकार का नहीं होगा, रस का नहीं होगा, छंद का नहीं होगा, मतलब कि किसी एक टॉपिक का नहीं होगा। ये संपूर्ण हिंदी का एक विशेष पैकेज के रूप में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो 25 प्रश्नों का एक पैकेज है जिसे लेने के बाद आपके अंदर एक राहत की सांस आएगी। ठीक है, तो एक दवा के रूप में आप इसे लीजिएगा और आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर यह योगदान देगा। ठीक है, तो आने वाली परीक्षाओं में आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे यहाँ के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लगाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन लग चुका होगा। ठीक है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार को अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए, एक अलंकार होता है यमक अलंकार, उस अलंकार का नाम है यमक अलंकार। इस अलंकार में दोस्तों दो शब्द आते हैं, लेकिन इसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आप इसका अर्थ समझेंगे, लाल चेहरा है नहीं, कवि कह रहा है व्यक्ति किसी बच्चे से, अगर आपका चेहरा लाल नहीं है तो आप लाल किसके, मतलब एक लाल कलर से बताया गया है, एक लाल मतलब पुत्र से बताया गया है। समझ में आया आपको? यहां पर लाल शब्द का दो अर्थ है। ठीक है, तो यमक अलंकार में दोस्तों यमक अलंकार में एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परव प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले जब आप अलंकार को पढ़ेंगे, अलंकार के दो पार्ट होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और अर्थालंकार का एक पार्ट होता है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अगर आपने अलंकार का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी मास्टर क्लास बाय नितिन सर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे अलंकार पढ़ाया गया है, जाकर पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। अगर आपने पहले पढ़ा है तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बताइए यहां पर कौन सा अलंकार है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके अर्थ को आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण जी सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर पर पीले वस्त्र इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है मानो कि, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जन, जानो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। बीच में देखिए मनु शब्द का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो मनु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो अर्थात यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। समझ में आया आपको? जहां पर संभावना की बात की जाती है, जहां पर कल्पना की बात की जाती है, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आपको? यहां पर मैं लिख रहा हूं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पहले पेट भरो फिर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो। पहले पेट भरो, पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो। कैसा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए है आज्ञावाचक, बी है इच्छावाचक, सी है संदेहवाचक, डी है विधिवाचक। देखिए, आप वाक्यों को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार बोल कर देखिए, पहले पेट भर भोजन करो फिर अन्य काम करो, मतलब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। समझ में आया आपको? यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आज्ञावाचक। कैसा है? आज्ञावाचक है। समझ में आया आपको?
ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो लग रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में निर्देश नहीं दिया गया, मैं निर्देश आपको बताता हूं। इनमें से सही वाक्य का चयन करना है। 3 वाक्य गलत लिखे गए हैं, एक सही लिखा गया है, उसका चयन करना है। पहला है वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है। बी वाला ऑप्शन है वर्तमान में रोहन की आयु वर्ष 30 की है। सी वाला ऑप्शन है वर्तमान में रोहन की 30 वर्ष आयु है। डी वाला ऑप्शन है वर्तमान में रोहन की अवस्था 30 वर्ष की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आप हिंदी को पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसा दिल में महसूस होगा कि कहीं न कहीं इस वाक्य में गलती हो रही है। जब आप तीनों वाक्यों को पढ़ रहे होंगे तो एक वाक्य आपको सही लग रहा होगा और 3 वाक्य गलत लग रहे होंगे। समझ में आया आपको? यहां पर कोई नियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप पढ़ने के बाद सीधा सीधा राइट आंसर दे देंगे। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, सही वाक्य का चयन करना है, वो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, आप किसी से कहेंगे वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है तो एकदम बिल्कुल फैक्ट है, सही है। अगर बोलेंगे वर्तमान में रोहन की आयु वर्ष 30 की है तो गलत है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। यहां पर जो वाल्मीकि शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहां पर जो वाल्मीकि शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसी शब्द को बताना है। यह शब्द तो गलत इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसका शुद्ध शब्द आपको छांटना है। इसमें अशुद्ध दिया है, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उसमें से शुद्ध शब्द छांटना है। तो वाल्मीकि किस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों? तो वाल्मीकि जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वाल्मीकि इस तरीके से वाल्मीकि लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाता है। वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं। समझ में आया? रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था और बचपन में डकैत थे। समझ में आया? ऐसे मैं बोल देता हूं, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्यांशों से एक शब्द वाला क्वेश्चन है। 2 पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? मैं इसे अच्छे से समझाने वाला हूं। 2 पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? उम्मीद है कि यहां पर जो है क्वेश्चन लगा रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वहां पर लग रहा होगा, 2 पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए, इस तरीके से 2 पहाड़ हैं, इस तरीके से 2 पहाड़ है, ये 2 पहाड़ है, इसके बीच में एक खाली स्थान है। इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है? आपने भूगोल पढ़ा होगा, तो उस खाली स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? घाटी कहा जाता है। समझ में आया आपको? खाली स्थान को क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों का चयन मैंने किया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो। एक शब्द आपको चुनना है। ठीक है, तो जिसकी मति झट सोचने वाली हो मतलब जो तुरंत का तुरंत सोचता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कुशाग्र बुद्धि, बी है प्रत्युत्पन्न मति, सी है द्रुतगामी, डी है दूरदर्शी। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है? प्रत्युत्पन्न मति। जो व्यक्ति जो है तुरंत के तुरंत सोच लेता है, जिसकी मति जो है तुरंत के तुरंत कोई चीज सोच लेता है, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, जो कवि जो है तुरंत की तुरंत कविता लिख देता है उसे क्या कहा जाता है? मैं वैसे ही बता दे रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन नहीं है। आशु कवि बोला जाता है उसे। ठीक है, आशु कवि बोला जाता है उसे, जो कवि जो है तुरंत के तुरंत कविता लिखने की क्षमता रखता है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। समझ में आया आपको? मुहावरा है और मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुहावरा क्या है? पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का तेल खेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ऑप्शन नंबर ए है योग्यता से उच्च स्तर पर कार्य करना, बी है विवश होकर योग्यता से निम्न स्तर का कार्य करना, सी है भाग्य के हाथों विवश होना, पढ़ लिख कर बेकार कर देना। जो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, बहुत ही आसान है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी,
विवश होकर योग्यता से निम्न स्तर का काम करना। दोस्तों आपने बीएससी किया है, आपने एमएससी किया है, आप जो है पीएचडी है, लेकिन आपको जब नौकरी नहीं मिल रही होगी तो कुछ लोग जो है चपरासी की नौकरी करने के लिए विवश होते हैं, लेकिन उनकी योग्यता पीएचडी करने के बाद क्या है, उनकी योग्यता है प्रोफेसर बनने की, लेकिन नौकरी न पाने की वजह से चपरासी का नौकरी करने के लिए विवश है। यही है इस मुहावरे का अर्थ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है करुण रस के देवता हैं। जब आप रस पढ़ेंगे तो उसमें एक रस आएगा करुण रस। क्या आएगा? करुण रस। सबसे पहले आप बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों शोक। क्या होता है? शोक। शोक कब उत्पन्न होता है? जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, जब किसी वस्तु का विनाश होता है, तभी जाकर के शोक प्राप्त होता है। तो करुण रस और शोक के देवता किसे माना जाता है? तो यम को माना जाता है, यमराज को। कहा नहीं जाता है यमराज उन्हें ले गए, ठीक है। तो हिंदू धर्म में यमराज बोला जाता है कि यमराज जो है इस व्यक्ति को लेके चले गए। समझ में आया? तो किसी वस्तु के खोने पर हम कहते हैं यमराज लेके चले गए। तो इसका जो राइट आंसर है करुण रस के देवता, शोक के देवता कौन है? यम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। तो शांत रस का स्थायी भाव देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है भय, बी है शोक, सी है उत्साह, डी है निर्वेद। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, ठीक है। जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए जो है भयानक रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। ध्यान रखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात होती है। और रौद्र रस होता है एक, रौद्र रस, उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात होती है। कुछ लोग रौद्र रस को उत्साह बता देते हैं, वीर रस को क्रोध बता देते हैं। वीर रस में आपको क्रोध नहीं आएगा, वीर रस में आपको उत्साह उत्पन्न होगा, ठीक है। और रौद्र रस में क्रोध उत्पन्न होगा। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हीन। हीन मतलब तुच्छ। देखिए इसका निर्देश मैं बता रहा हूं, अनेकार्थी शब्द आपको छांटना है। हीन का मतलब यहां पर दिया गया है, हीन का मतलब यहां पर दिया गया है, हीन का मतलब यहां पर दिया गया है तुच्छ। हीन का एक मतलब है तुच्छ। आपसे पूछा है हीन का एक और मतलब बताइए, और हीन का क्या मतलब होता है, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। पराजय है, अल्प है, आत्मा है, वस्तु है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अल्प। क्या है? अल्प। एक हीन का मतलब तुच्छ होता है और हीन का मतलब होता है अल्प। क्या होता है? अल्प भी हीन का मतलब होता है। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन लग रहा होगा यहाँ पे, हमारे बाएं हाथ की तरफ यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुबला शब्द में पूछा है आपसे उपसर्ग है। दुबला शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दुब उपसर्ग, बी है दु उपसर्ग, सी है दुरु उपसर्ग, डी है दुरा उपसर्ग। दुबला शब्द में दोस्तों दु उपसर्ग है, दु धन बला, ठीक है। अब देखिए जो उपसर्ग और प्रत्यय वाली बात होती है इसे कैसे छांटा जाता है, कैसे समझा जाता है। जब आप उपसर्ग लगाइए तो उपसर्ग लगाने के बाद उसका कोई अर्थ निकले। दु का मतलब क्या होता है? दु मतलब कमजोर, बला माते बल वाला, ठीक है। तो कमजोर बल वाला क्या होता है? दुबला होता है, ठीक है। तो दुबला शब्द में प्रत्यय क्या है? दु प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। समझ में आया आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शिक्षक शब्द में सही प्रत्यय बताइए। आप शिक्षक शब्द बहुत ही फेमस शब्द है, शिक्षक। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षक शब्द में प्रत्यय तो आप समझ ही रहे होंगे। शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए है अप्रत्यय, बी है क प्रत्यय, सी है अक प्रत्यय, डी है इनमें से कोई नहीं। जब आप देखिए शिक्षक लिखेंगे, जब आप शिक्षक लिखेंगे, शिक्षक इस तरीके से लिखा जाएगा, शिक्ष धन अक। क्या लिखा जाएगा? शिक्ष धन अक। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें अक प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समझ में आया आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महोदय। महोदय की संधि विच्छेद आपको करनी है। अगर आपने संधि का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के संधि का वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
संधि को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो महोदय में कौन सी संधि है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है महोधनदय, बी है महाधन उदय, सी है महाधन उदय, डी है महाधन उदय। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है महाधन उदय। महाधन उदय इसका राइट आंसर है, ठीक है। और यहां पर जो है आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण करेंगे। यहां पर मैं डिस्कस में इसका जो है डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं बताऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिएगा गुण स्वर संधि का, वहां पे आपको समझ में आएगा। आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण कर रहे हैं और ये हो रहा है महोदय, ठीक है। यहां पर कौन सी संधि है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आया आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अगर आप हिंदी भाषा से बिलोंग करते हैं तो आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों क्या होती है, देवनागरी होती है। क्या होती है, देवनागरी होती है हिंदी भाषा की लिपि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु का स्त्रीलिंग है। साधु का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आपको बताना है, ठीक है। स्त्रीलिंग आपको बताना है, स्त्रीलिंग आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। क्या होता है, साध्वी होता है, ठीक है। तो आधा धा लिख करके वहां पे बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, दीर्घ ई की मात्रा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साधु का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साध्वी। ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में चेंज करके क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे जो भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और सेशन का आनंद आप ले रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा आप बताइए। कवि शब्द को किस तरीके से लिखा जाएगा, कवि शब्द को दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा कवयित्री। क्या लिखा जाएगा, कवयित्री। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश टीईटी का। उत्तर प्रदेश टीईटी के एग्जाम में विशेष रूप से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। या तो इस तरीके से पूछा जाएगा या तो कवित्री को कई रूप में बदल बदल कर देगा, कहेगा कि इसमें जो है शुद्ध शब्द का चयन करिए, ठीक है। ऐसे शब्द बहुत अच्छी मात्रा में पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लगा है, यहाँ पर इसका राइट आंसर लिखा गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कवित्री में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है रंग, बी है आकाश, सी है जाति, डी है अक्षर। तो आपको मैंने वर्ण को डिफाइन करते हुए जो वर्ण विचार आप YouTube पर डालेंगे, YouTube पर आप सर्च करेंगे वर्ण विचार बाय निशांत ज्ञान या नितिन उपाध्याय सर, तो आपके सामने एक वीडियो आएगा हमारा। वहां पर मैंने वर्ण विचार के बारे में डिस्कस किया है। तो वहां पर वर्ण के बारे में छोटी बात आपको बताया है। वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण का अर्थ क्या होता है, जाति होता है। कहा नहीं जाता आप किस वर्ण से बिलोंग करते हैं, तो किस वर्ण से बिलोंग करते हैं मतलब जाति। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, लेकिन वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, 20 का राइट आंसर है। वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसे। नभ माने आकाश होता है, शून्य माने आकाश होता है, गगन माने आकाश होता है, घन माने आकाश होता है। वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है। तो काफी ज्यादा आपको कुछ डिटेल में चर्चा हो जाती है तो कुछ आपको पता चल जाता है। शून्य, व्योम, घन, गगन, ये सभी किसके पर्यायवाची है, ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची है। अगला शब्द है लोटा शब्द है। अगला क्वेश्चन है लोटा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है देशज, बी है तत्सम, सी है तुर्की, डी है अरबी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उत्तर प्रदेश में आने वाले समस्त हिंदी भाषी परीक्षाओं का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लोटा कैसा शब्द है। तो दोस्तों आप अगर आप जो है गांव में बिलोंग करते होंगे तो आप जरूर से जरूर जानते होंगे लोटा कैसा शब्द है। लोटा एक देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समझ में आया। कभी कभी लोटा का स्त्रीलिंग भी आपसे पूछ सकता है। लोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर लोटा का स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछा जाए तो लोटा का स्त्रीलिंग लुटिया होगा। ध्यान रखिएगा,
लोटा का स्त्रीलिंग लुटिया होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चराचर का सही विकल्प है। मतलब चराचर का अर्थ आपसे पूछा गया है, चराचर का सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है जड़, बी है चेतन, सी है जड़ एवं चेतन सब, डी है चलने वाले। चराचर का मतलब क्या होता है, चराचर का क्या मतलब होता है, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए इसका क्या होता है चराचर का मतलब। तो चराचर का मतलब होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जड़ एवं चेतन सब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है चराचर। चराचर का मतलब होता है चर और अचर। चर मतलब जो चल रहे हैं, अचर मतलब जो चल नहीं रहे हैं, मतलब जो जीवित हैं और जो निर्जीव हैं। इसका सीधा सीधा आप मानिए जड़ और चेतन दोनों। जड़ मतलब जो निर्जीव है, चेतन मतलब जो जागृत है, जो सजीव है। सजीव और निर्जीव दोनों को जड़ चेतन चराचर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जानकारी वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्यास का विलोम शब्द है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है वो सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया है व्यास का विलोम शब्द है। देखिए व्यास का विलोम शब्द क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं व्यास का विलोम शब्द होता है समास। ठीक है, समास का विलोम शब्द व्यास अथवा व्यास का विलोम शब्द क्या होता है, समास होता है। ठीक है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षिप्त होता है। ध्यान रखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है और व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा या दीर्घ। क्या होता है, या दीर्घ होता है। समझ में आया आपको। आप समास का विलोम जो है दीर्घ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिस भाषा में तत्सम रूप में अगर आपसे क्वेश्चन करा गया है तो आप तत्सम रूप में उसका जवाब दीजिए विलोम शब्द का। रात का पर्यायवाची दिन होगा, रात का पर्यायवाची दिन होगा। अगर आपसे वहीं पर पूछ लिया जाए रात्रि का क्या रात्रि का विलोम, सॉरी विलोम, रात्रि का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो रात्रि का क्या होगा, दिवा होगा। समझ में आया। अगर तत्सम रूप में पूछा जा रहा है तो उसका तत्सम में ही जवाब दीजिए। तत्भव में पूछा विलोम जा रहा है, तत्भव में विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो उसका जवाब जो है तत्भव में ही दीजिए। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है अनुरोध का सही अर्थ बताइए। क्या है, अनुरोध का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हठ, बी है प्रणाम, सी है आग्रह, हठ पूर्वक की गई प्रार्थना, डी है बधाई। जब आप कोई पत्र लिखते हैं और वो पत्र जो है अपने से छोटे अधिकारी के पास लिखना होता है तो वहां पर लिखा जाता है आपसे अनुरोध है। क्या लिखा जाता है, आपसे अनुरोध है। अब आप कुछ लोग जो है अनुरोध का अर्थ नहीं जानते होंगे, लेकिन अनुरोध का मतलब होता है आपसे आग्रह है, लेकिन हठ पूर्वक आग्रह है, आपको यह मानना ही पड़ेगा, इसे कहते हैं अनुरोध। समझ में आया। निवेदन और अनुरोध में बहुत बड़ा अंतर है, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। अनुरोध का मतलब होता है आपसे आग्रह तो है यह करने के लिए, लेकिन हठ पूर्वक आग्रह है, आपको यह करना ही है। समझ में आया। और निवेदन में निवेदन किया जाता है अगला अधिकारी चाहे करे या ना करे। समझ में आया। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इसका सी जो है राइट आंसर है। समझ में आया आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक मिनट। ठीक है, तब तक जो है आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा, क्वेश्चन क्या क्या कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमल नयन का विग्रह होगा। कमल नयन का विग्रह का मतलब समास विग्रह पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन लगा दिया गया है। ठीक है, तो कमल नयन का विग्रह होगा, आपसे पूछा गया है कमल नयन का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कमल के नयन, बी है कमल के समान नयन, सी है नयन है कमल जिसका, डी है कमल है जिसका नयन। समझ में आया। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आप बताने का प्रयास करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या है, कमल नयन का विग्रह क्या होगा। तो कमल नयन का जो विग्रह होगा, समास विग्रह जो होगा वो होगा कमल के समान नयन। क्या होगा, कमल के समान नयन। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा, कमल के समान नयन। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए इसमें जो है कौन सा समास है, इसमें जो है दोस्तों कर्मधारय समास है। एक दिन मैं जो है कर्म समास पर एक ट्रेस वीडियो लेकर आऊंगा,
जो क्रैश वीडियो होगा 15 से 20 मिनट में पूरा समास आपके सामने क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो क्रैश वीडियो का इंतजार करिएगा। चैनल पर नए, हाँ चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग आज नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फायदा आपको होने वाला है, यहाँ पर जो है महा चैलेंज के रूप में क्वेश्चन सीरीज लगाई जाती है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, गणित का हो, सभी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये 25 क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं और यहां से क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर मिलता है तो बहुत बहुत बधाई आपको, अगर ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों तक इसे जरूर पहुंचा दीजिएगा, साझा कर दीजिएगा, जिससे लोगों को पता चले कुछ अलग तरीके से, कुछ देसी अंदाज में पढ़ाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।